नमस्कार। ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज ल्यूसेंट का पेज नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे और उसकी वर्कबुक को देखेंगे। टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो पहला पॉइंट है गार्गी संहिता के बारे में। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, कात्यायन इसके लेखक हैं, लेकिन इससे हमें तत्कालीन राजनैतिक दशा के बारे में भी पता चल जाता है, खासतौर पर मौर्योत्तर काल में जो यवन आक्रमण हुए थे उनके बारे में पता चल जाता है। पतंजलि जो कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और उनकी रचनाओं से भी हमें यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। उनकी एक रचना महाभाष्य का यहाँ पर जिक्र है। इनकी दूसरी रचना योग सूत्र। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में विदेशी लेखक और यात्रियों से क्या जानकारी मिलती है? यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक। तो यूनानी रोमन लेखकों में शुरुआती दो देखिए, टेसियस और हेरोडोटस। टेसियस ईरान का राजवैद्य था और हेरोडोटस को तो इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका उसकी बुक का नाम है। लेकिन टेसियस और हेरोडोटस दोनों के ही वर्णन भारतीय इतिहास के बारे में बहुत प्रामाणिक नहीं है। संभवतः सबसे बड़ा कारण ये है इनके प्रामाणिक ना होने का कि ये दोनों ही कभी हिंदुस्तान आए नहीं, ये कभी भारत नहीं आए। इन्होंने अपने अपने देश में बैठ करके जो लोग हिंदुस्तान से वहां पर गए, सैनिकों, जब सैनिक आक्रमण हुए तो उन सैनिकों ने जो बातें वहां पर बताई उसके आधार पर इन्होंने इतिहास लिखा। तो वो बहुत प्रामाणिक नहीं है। सिकंदर के साथ जो इतिहासकार भारत आए थे उनको भी हम पूरे तरीके से इतिहासकार तो नहीं कह सकते, लेकिन सिकंदर की सेना में जो अधिकारी थे, जो अन्य कर्मचारी थे, उनमें से कुछ को लिखने पढ़ने का भी शौक था, जैसे नियार्कस, ऑनिसिक्रेट्स, अरिस्टोबुलस। तो इनके विवरण हेरोडोटस या टेसियस के मुकाबले ज्यादा प्रामाणिक हैं। मेगस्थनीज जिसने इंडिका लिखी, मेगस्थनीज सेलुकस का राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और इंडिका बहुत ही प्रामाणिक जानकारी हमें देती है मौर्य प्रशासन के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। डाइमेकस डाइमेकस चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार के दरबार में सीरिया से आया था। सीरियन नरेश एंटियोकस या एंटियोकस का राजदूत था। ऐसे ही डायोनिसियस, ये इजिप्ट, मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, अशोक के दरबार में आया था। कुछ अन्य लेखकों में टॉलमी भारत का भूगोल लिखा, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री लिखी। एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, और प्रारंभिक परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, तो उत्तर आता है अननोन ग्रीक सेलर, एक अज्ञात यूनानी नाविक जिसने हिंद महासागर की यात्रा करी 80 ईस्वी के आसपास, और भारत के बंदरगाहों और वहां पर होने वाले व्यापारिक वस्तुओं के लेन देन के बारे में जानकारी दी। तो आप देखिए यहाँ पर जो वर्कबुक बन रही है, गार्गी संहिता के लेखक तथा विषय, गार्गी संहिता में किस विदेशी शक्ति के भारत पर आक्रमण करने का उल्लेख है, यवनों का उल्लेख है। उसमें तो शुंग का पुरोहित कौन था? पतंजलि थे। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? पतंजलि है। महाभाष्य से किस भारतीय राजवंश की जानकारी मिलती है? शुंगों की जानकारी मिलती है। टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद्य था। इतिहास का पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इसकी बुक का नाम आप यहाँ पर साइड में लिख लें, हिस्टोरिका। मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य है और वो हमारी वर्कबुक में नहीं आया है, तो आप निश्चित तौर पर उसको नोट करें, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद निम्नलिखित पुस्तकों के लेखक लिखिए। तो ये जो किताबें हैं हमने एक जगह कर दी, तो देखिए हिस्टोरिका हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया। तो हिस्टोरिका, इंडिका, भारत का भूगोल, नेचुरल हिस्ट्री, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। और इसके अंदर क्या है?
जैसे हिस्टोरिका में किस काल के भारत फारस संबंध का वर्णन है, तो हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस। फारस प्राचीन नाम है। फारस, पर्शिया, ये ईरान का ही प्राचीन नाम है। सिकंदर के साथ आने वाले महत्वपूर्ण लेखक कौन थे? सेलुकस ने किसको राजदूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेगास्थनीज को। ये सब प्रश्न यहाँ पर आ गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर लिया गया है कि मिस्र नरेश, यहाँ पर नाम आ जाएगा मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस। तो मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिया गया है, का राजदूत डायोनीसियस, जो अशोक के दरबार में आया था। प्लिनी के ग्रंथ से भारत के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का भारतीय इतिहास के लिए क्या महत्व है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का लेखक तो यहाँ हमने ऊपर बता दिया, यहाँ पर हम इसका विषय बता रहे हैं। भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी है इस तरीके से। इसके बाद चीनी यात्री। चीनी यात्रियों के बारे में जो पैटर्न है वो ये कि फाहियान, संगयून, फैनसांग, इत्सिंग। अगर हमें ये पता है कि किसके दरबार में या किसके समकालीन, इनका समकालीन भारतीय शासक कौन था, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। जैसे फाहियान का नाम जुड़ता है चंद्रगुप्त के साथ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ, और हवेनसांग का नाम जुड़ता है हर्षवर्धन के साथ, और कुछ अतिरिक्त जानकारियां। इन सभी राइटर्स को हम जब ये टॉपिक आएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। तो फाहियान किस गुप्त शासक के समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। उसने किस क्षेत्र का वर्णन किया है? मध्य देश का वर्णन किया है। भारत में वो कितने वर्षों तक रहा? 14 वर्षों तक रहा। इस तरह की चीज है। सुंगयुन कब भारत आया? ह्वेनसांग कब भारत आया? किसके काल में भारत आया? यात्रा का उद्देश्य क्या था? चाहे फाहियान हो, चाहे सेवगन हो, चाहे ह्वेनसांग हो, उद्देश्य सबका एक ही था, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना, बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा करना, और ज्यादा से ज्यादा बौद्ध धर्म ग्रंथों को अपने साथ ले जाना, या जिन धर्म ग्रंथों को ले जाने की अनुमति ना मिले उनकी प्रतिलिपि, उनकी कॉपी बना करके ले जाना। ह्वेनसांग ने कुछ समय प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था, और उसके अध्ययन काल में वहां के कुलपति थे आचार्य सीलभद्र। ह्वेनसांग ने लगभग कितने देशों का, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, 138 देशों का विवरण है। ह्वेनसांग का जो भ्रमण वृत्तांत है, जो उसने अपने यात्रा डायरी लिखी है सियुकी नाम से, ह्वेनसांग बताता है कि सिंध का जो शासक था वो शूद्र था। यहाँ पर कहीं जानकारी होगी, सिंध का राजा शूद्र था। ये सब चीजें आ गई हैं। इसके बाद अरबी लेखक। अरबी लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण है अल-बरूनी। अल-बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, और संभवतः इकलौता लेखक जो महमूद गजनबी के भारतीय आक्रमणों को लेके आलोचनात्मक है। वो काफी समय हिंदुस्तान में रहा, उसने संस्कृत भाषा सीखी, और उसके बाद उसने एक गजब की किताब लिखी, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, भारत की खोज। इसमें तत्कालीन भारत के बारे में लगभग सभी क्षेत्रों पर बात की गई है। धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, कीमिया मतलब रसायन शास्त्र, रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक जीवन, माप तौल से लेकर के मूर्तिकला, कानून, सभी कुछ। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को से आया हुआ यात्री था, और इसका यात्रा वृत्तांत रहला के नाम से जाना जाता है। इसको, इन दोनों को ही हम मध्यकाल में पढ़ेंगे। अन्य लेखकों में तारानाथ, कंगियूर तंगियूर से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो जो पांडे देश की यात्रा पर था, और उसने पांड्यों के इतिहास के बारे में जानकारी दी है। और पश्चिमी जगत को भारत के बारे में जानकारी का एक बड़ा प्रमुख स्रोत मार्को पोलो की राइटिंग्स है। तो यहाँ पर लुसेंट में
जो साहित्य है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के तौर पर, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे वो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ हो या बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है। और स्रोत का एक दूसरा प्रकार हमारे सामने आता है पुरातत्व, आर्कियोलॉजी। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर कुछ लोगों के नाम हैं, अलेक्जेंडर री, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेविल, जेम्स बर्गेस, वॉल्टर इलियट। तो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि ये लोग कौन हैं। तो ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये लोग पुरातत्वविद हैं, और दक्षिण भारत के पुरातत्व में इनका खास योगदान है। इन लोगों ने भट्टी प्रोलू, घंटासला, अमरावती, दक्षिण भारत में पुरातात्विक खुदाइयां करी हैं इन्होंने। 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख, अभिलेख पुरातत्व के साक्ष्यों में सबसे महत्वपूर्ण है। पुरातत्व का जो भी हमारे पास जैसे कि अभिलेख होते हैं, सिक्के होते हैं, मूर्तियां होती हैं, कब्रें हैं, अवशेष हैं, ये सब पुरातत्व, बर्तन हैं, ये सब पुरातत्व में आते हैं। उसमें अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है। तो 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख एशिया माइनर, तुर्की का इलाका है, बोगाज कोई जगह का नाम है। महत्व ये है कि बोगाज कोई अभिलेख में हमें वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य। मध्य भारत में भागवत धर्म का विकास, तो हमें हेलियोडोरस का बेस नगर गरुण स्तंभ मिलता है। सुंग काल में, सुंग काल का 9वां शासक था भागभद्र, उसके दरबार में हेलियोडोरस यवन राजदूत आया था और उसने बेस नगर यानी कि विदिशा में एक गरुण स्तंभ की स्थापना करी और ओम भगवते वासुदेवाय नमः उसके ऊपर लिखा। हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि आधुनिक उड़ीसा में है, और खारवेल जो कलिंग, कलिंग प्राचीन नाम है उड़ीसा का। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि खारवेल का है, वो भारतवर्ष शब्द का जिक्र करता है पहली बार। ऐसे ही अकाल की जानकारी देने वाला और अकाल के दौरान राज्य के द्वारा सहायता दिया जाना, ऐसा पहला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है, सोहगौरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर में। हूणों के हूण आक्रमण, हम गुप्त काल में इसको पढ़ेंगे। पहली जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण एरण अभिलेख से मिलता है। एरण अभिलेख गुप्त शासक भानुगुप्त का है। सातवाहन राजाओं का तो पूरा इतिहास ही उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। भंडारकर जी ने मौर्यों का पूरा इतिहास लिखने का प्रयास किया है अभिलेखों के आधार पर। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। तो आप देखिए यहाँ पर इन सबको प्रश्न उत्तर के तौर पर लिया गया है। बोगाज कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं के नाम हैं, बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख किसका है, उपरोक्त अभिलेख किस धर्म से संबंधित है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है। इसको जब आप भरेंगे, इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद, तो आपके नोट्स बनेंगे और फिर ब्लैंक वर्कबुक आप अपने पास रखेंगे तो रिवीजन के काम, प्रैक्टिस करने काम आएगी। बार बार मेरी रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि इसको सिर्फ लिख करके अपने पास रखिए नहीं, इसको याद करिए और याद करने के बाद राइटिंग प्रैक्टिस कि ब्लैंक वर्कबुक लीजिए और भर करके देखिए। तो पेज नंबर 3 आपने देखा, जरा जल्दी खत्म हो गया। ये 2 फैक्ट और हैं, इसको देख लेते हैं। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल। नवपाषाण क्या होता है, हम प्रागैतिहास को अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पेज नंबर 4 पर कुछ 5-7 फैक्ट और हैं स्रोत के, और उसके बाद प्रागैतिहासिक काल शुरू हो जाएगा। तो प्रागैतिहासिक काल, इतिहास का विभाजन 3 चरणों में, प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल।
तो जो प्रागैतिहासिक काल है वो फर्दर 3 भागों में बँट जाएगा, यानी कि पाषाण काल के 3 विभाजन हो जाएंगे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, न्योलिथिक एज। तो एक न्योलिथिक साइट है कश्मीर में, बुर्ज होम, वहां से गर्तावास, लोग जमीन में गड्ढा बना करके रहते थे, और वहीं पर एक मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाया गया है। तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है। स्रोत के तौर पर सिक्के भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में जो प्राचीनतम सिक्के हैं वो आहत सिक्के हैं, पंच मार्क्ड कॉइन्स बोलते हैं। इन आहत सिक्कों पर ना तो किसी राजा का नाम है, ना किसी राजा की पिक्चर है, ना किसी देवता की पिक्चर है। इन आहत सिक्कों को ठप्पा मार के बनाया जाता था और इनके ऊपर पहाड़, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सूर्य चंद्रमा आदि का चित्रण है। ये नहीं पता चल सकता कि कौन सा सिक्का चंद्रगुप्त मौर्य ने जारी किया था और कौन सा अशोक ने जारी किया था। फिर भी ये सिक्के महत्वपूर्ण हैं। साहित्य में इन्हीं को कांसापर्ण कहा गया है। ये रजत सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं और तांबे के सिक्के हैं। तो ये लुसेंट का तीसरा पेज हमारा आज समाप्त हो जाता है। कल का मतलब है जब अगला लेक्चर इस पर आएगा, पेज नंबर 4 का, तो पेज नंबर 4 पर स्रोत जल्दी खत्म हो जाएंगे और उसी में शुरुआत हो जाएगी प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक प्रोग्राम के साथ हम एक और प्रोग्राम ऐड करने जा रहे हैं, घटना चक्र। घटना चक्र में जो पहला चैप्टर है इतिहास में, वो स्टोन एज का है, पाषाण युग का है, जिसे हम प्रागैतिहास भी बोलते हैं। तो अब आपके पास ज्यादा मटेरियल होगा। घटना चक्र भी आपको इसी फॉर्म में, वर्कबुक फॉर्म में अवेलेबल होगी। इसका भी लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का आपको मिल जाएगा। वर्कबुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, किताब आपके पास होनी चाहिए।